गुड मॉर्निंग बच्चों पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और उसके साथ ही हमने जाना था व्याकरण क्या है। आज की क्लास में हम लोग व्याकरण के अंग या विभाग पढ़ने जा रहे हैं। आप अपने साथ अपनी हिंदी वर्ग की पुस्तक और पेंसिल लेकर बैठें। उसके साथ ही मैंने पिछली क्लास में आपको ये भी कहा था कि आप जो है अपना जो भी चीज़ें पढ़ाई जाए आप उसे स्वयं भी पढ़ेंगे। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपने अब तक भाषा क्या है, भाषा के रूप क्या हैं और व्याकरण, ये सारी चीज़ अभी तक पढ़ लिए होंगे। जिन बच्चों ने अभी स्वयं से पुस्तक नहीं पढ़ी है तो वो उसे प्लीज़ पढ़ें, क्योंकि जब तक आप स्वयं नहीं पढ़ेंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो पहले आप एक बार अच्छे से पढ़िए, वीडियो को दोबारा सुने तो आपको चीज़ें और आसानी से समझ में आएंगी। तो बच्चों चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा के अंतर्गत, आपका पाठ तो भाषा ही है, भाषा व्याकरण, ठीक है। हम इसके अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण। व्याकरण के अंग या फिर आप इसे कह सकते हैं विभाग या विभाग। तो या तो आप व्याकरण के अंग बोलिए या फिर आप बोलिए विभाग, ठीक है। ये पढ़ने जा रहे हैं आप लोग। तो इसके बच्चों तीन अंग है वर्ण विचार। पहला आपका है वर्ण विचार, दूसरा आपका है शब्द विचार, और तीसरा आपका है वाक्य विचार। ठीक है। इसके पहले हम लोग भाषा की इकाइयां पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने चार जाना था वर्ड, शब्द, वाक्य, ठीक है, ध्वनि। अब हम पढ़ रहे हैं व्याकरण के अंग। व्याकरण के तीन अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या है, ध्यान दीजिएगा। कहीं कहीं इसके चार भी हैं। एक होता है आपका पद विचार, तो कहीं कहीं ये भी देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं आपके तीन भी हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार या फिर पद विचार भी है। चौथा आपका है यहाँ पे पद विचार, पद भी है। ठीक है, किसी किसी पुस्तक में बस तीन होते हैं, किसी में फोर भी हैं। तो ये आपके चार हैं। इसमें से आपको जानना है कि आपका वर्ण विचार क्या है। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण, उसके संयोग और संधि आदि के नियमों पर विचार किया जाता है। मतलब अगर हम वर्ण की बात करते हैं तो वर्णों का आकार कैसा होना चाहिए, इसका उच्चारण कैसा होना चाहिए, इसका वर्गीकरण क्या है, हम इसके अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं वर्ण विचार का। दूसरा है आपका शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, शब्द के अंतर्गत शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति और रचना आदि से संबद्ध नियमों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तीसरा है आपका वाक्य विचार। वाक्य विचार भी व्याकरण के इस विभाग में या इसके अंतर्गत हम जो है वाक्य के भेद, उनके संबंध, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण, विराम चिन्हों आदि पर ध्यान देते हैं, आदि का अध्ययन करते हैं। कोई वाक्य आप लिखेंगे तो वहाँ पे किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, हम इन सारी चीज़ों का इसमें अध्ययन करते हैं वाक्य विचार में। आपको इसे रटना नहीं है, आपको बस ये जानना है कि व्याकरण के अंग कितने होते हैं, टू द पॉइंट आपको ये जानना है। ये बस मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ण विचार के अंतर्गत क्या आता है, शब्द के अंतर्गत क्या आता है, वाक्य के अंतर्गत क्या आता है। ठीक है, आपको इसके बारे में पढ़ना नहीं, आपको बस इतनी सारी चीज़ें जाननी है। ठीक है, वर्ण, शब्द, वाक्य और पद, ये व्याकरण के कितने अंग हैं। फिर है अगला है बच्चों पद विचार। पद विचार क्या होता है, इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है। आगे अभी आपके पाठ के बाद में आपके पद विचार भी हैं, तो हम उससे बाद में चर्चा करेंगे। अब है अगला है बच्चों लिपि। लिपि क्या है,
ध्यान दीजिएगा, लिपि आप पहले भी इसे पढ़ चुके हैं लिपि को। लिपि क्या है? लिपि मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है तथा लिखित भाषा में अक्षरों और वर्णों का। जाहिर सी बात है, जब हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे हम ध्वनियों के माध्यम से ही चीज बातों को करते हैं, पर जब हम लिखित भाषा की बात करते हैं तो वहाँ पे हम वर्ण और अक्षर का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक लिखित भाषा में हर ध्वनि के लिए कोई ना कोई चिन्ह निश्चित होता है। जैसे कि मान लीजिए आप अ लिख रहे हैं तो अ का एक चिन्ह बना है, क लिख रहे हैं क का एक चिन्ह, मतलब सारी चीज़ों के लिए एक एक चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, जिसके आधार पर आप किसी भी वर्ण या शब्द को लिखते हैं। इन चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो लिपि क्या है? अक्षरों या वर्णों के चिन्ह को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की जो विधि होती है वो लिपि कहलाती है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि, वर्णों के चिन्हों को लिखने की जो विधि होती है वो लिपि कहलाती है। लिखित भाषा में ध्वनियों के लिए निश्चित चिन्ह है। इन चिन्हों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी और संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी है। पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में, हिंदी और संस्कृत इन दोनों की लिपि क्या है? देवनागरी। इसी तरीके से अंग्रेजी की रोमन है, ठीक है। बहुत सारी जो है सब भाषाओं की लिपियां अलग अलग हैं, जैसे अंग्रेजी की रोमन, पंजाब की गुरुमुखी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये था इसमें जो है हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार अंग्रेजी की लिपि रोमन है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है, पंजाबी की गुरुमुखी। अब बढ़ते हैं हम आगे। बोली क्या है? बोली, अभी हमने जाना कि ध्वनियों का जो लिखित होता है उसे हम लिपि कहते हैं, ठीक है। लिखित चिन्ह को ही हम लिपि कहते हैं और हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपियां हैं। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। बोली, बोली क्या है? भाषा और बोली में अंतर है। भाषा और बोली में अंतर है। बोली देश के किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जो बोली है वो देश के किसी सीमित क्षेत्र, मतलब कुछ जगह बोली जाती है। बोली जाने वाली बोली देश के किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली वह भाषा है जो केवल बोलने के लिए प्रयोग की जाती है। बोली से ही तात्पर्य निकल कर आ रहा है कि बोलने के लिए, ठीक है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। बोली एक सीमित क्षेत्र, बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। इसमें साहित्य आदि की रचना नहीं होती और सरकारी कामकाज में भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली आदि सारी क्या हैं? बोलियां हैं। आगे बढ़ते हैं। भाषाएं। सबसे पहले भाषाएं से पहले हम ये जानेंगे कि हिंदी भाषा का महत्व क्या है। हिंदी भाषा का महत्व, हिंदी भाषा का महत्व, आपको कुछ भी लिखना नहीं है, बस आप समझते चले। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग प्रवृत्ति तथा अपना अलग अलग महत्व होता है। प्रत्येक देश की अपनी राष्ट्रभाषा, राजभाषा व मातृभाषा होती है। मातृभाषा का प्रयोग देश के नागरिक स्वयं के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए करते हैं, जबकि राष्ट्रभाषा का प्रयोग देश में होने वाली अनेक गतिविधियों तथा राजभाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए होता है। भारत की राजभाषा हिंदी है। भारत की राजभाषा हिंदी, आप इसे याद रखेंगे हमेशा, तथा इसे ही भारत की राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। यानी राष्ट्रभाषा या राजभाषा ये क्या है? हिंदी है। भारत की राजभाषा हिंदी है तथा इसे ही भारत की राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है।
भारतीय भाषाएं क्या क्या हैं? भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। आप इसे अंडरलाइन कर लें। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये हैं कौन कौन सी हैं? ये हैं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, मैथिली, सिंधी, मणिपुरी, डोगरी, नेपाली, बोडो, कोंकणी, हिंदी और संथाली। इसमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी को क्या दिया गया है? राजभाषा का दर्जा। तो कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है? 22 भाषाओं को। आप इसे अंडरलाइन कर लें। आगे बढ़ते हैं। 14 सितंबर 1949 में यह भारत की राजभाषा है। भारत की राजभाषा है। हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हम जिस तरीके का उच्चारण करते हैं हम वही लिखते हैं। देखिए, आप गलत बोलते हैं इसलिए आप गलत लिखते हैं। आप देखिए लिखने में कितनी सारी त्रुटियां करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसी तरीके से उच्चारण करते हैं। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे हम जिस तरीके से उच्चारित करते हैं उसी आधार पे हम उसे लिखते भी हैं। पर अंग्रेजी में हम बोलते कुछ और हैं, लिखते कुछ और हैं। मतलब स्पेलिंग की बात कर रही हूँ, नहीं कि बॉल बोल रहे हैं और कैट लिख रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रही हूँ। कहने का मतलब उसके उच्चारण में अंतर होता है, उसका उच्चारण अलग होता है और रिटन जो लिखते हैं आप इसकी स्पेलिंग वो अलग होती है। पर हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे हम जिस तरीके से उच्चारित करते हैं सेम वैसे ही उसे हम लिखते भी हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है जब आप हिंदी लिखते हो बोल कर लिखो, सही बोलो। जब आप सही बोलोगे तो आप हूबहू उसी चीज़ को लिखोगे, क्योंकि आप गलत उच्चारण करते हो तो वही गलत उच्चारण आप कॉपी में लिखते भी हैं। ठीक है। तो 14 सितंबर 1949 को यह भारत की राजभाषा जो है बनाई गई थी। ठीक है। अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली आदि भाषाओं में अनेक शब्द शामिल हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में हिंदी भाषियों का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। जिस प्रकार 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर आदि दिवस सद्भाव के प्रतीक हैं, उसी प्रकार हिंदी भाषा के प्रति प्रेम भाव का प्रतीक है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये पूरा पाठ भाषा और व्याकरण यहाँ समाप्त होता है। आपकी पुस्तक में आप देखेंगे आओ दोहराए दिया गया है। आओ दोहराए दिया गया है, इसे आप अच्छी तरीके से रीड करेंगे। ये एक तरह से पूरे पाठ का सार है। पूरे पाठ का सार मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको इसके अंतर्गत मिल जाएंगी। इससे आपके प्रश्न भी एग्जाम में बनाए जाते हैं, चाहे सही गलत हो, खाली जगह भरो हो, एक शब्द में उत्तर हो, तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है कि आओ दोहराए आप पूरा पढ़ेंगे, उसके साथ ही पहला पाठ आप अच्छे से पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों और हम लोग इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तब तक आपका काम यही है कि आप इस पूरे पाठ को अच्छे से रीड करिए। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो इसे पढ़ें, उसके साथ आओ दोहराए को अच्छे से लर्न करें। वहाँ पे लिखें लर्न इट। ठीक है। सारी परिभाषाओं को अंडरलाइन करें। परिभाषाओं को रटना बिल्कुल नहीं है, उसे समझते हुए पढ़ना है। इसलिए समझते हुए पढ़ना है कि उस पर आधारित कोई भी प्रश्न बने तो आप उसे एग्जाम में कर सकें। तो परिभाषाओं को आप समझते हुए पढ़ेंगे, आओ दोहराए को आप लर्न करेंगे और पूरे पाठ को रीड करेंगे। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे और इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। थैंक यू बच्चों।